साथियों नमस्कार। साथियों, हम लोग जिस तरह से बंगाल इलेक्शन पर चर्चा कर रहे हैं, बंगाल इलेक्शन के फेज़ 1 की हम चर्चा कर चुके हैं और हमने एक एक ज़िले के हिसाब से चर्चा करी है। उसी तरह से हम आसाम के इलेक्शन की भी चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आसाम का इलेक्शन एक ही चरण में होगा, एक ही फेज़ में होगा, जो कि 9 अप्रैल को होना है। कई लोग जानते हैं कि असम के जो सीएम है हेमंता बिस्वा शर्मा काफ़ी चर्चा में रहते हैं। बीजेपी सरकार वहाँ पर सत्ता में है, 2 बार से आ रही है। इस बार आ पाएगी या नहीं, इस बारे में संशय है। और लोग ये जानना चाहते हैं कि असम में ऐसे कौन से मुद्दे हैं, पॉलिटिकल मुद्दे हैं, जिनसे सरकार बनती है, बिगड़ती है। असम क्यों बाकी राज्यों से थोड़ा अलग इलेक्शन कैंपेन चला रहा है। असम में ऐसे कौन से नए मुद्दे हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा, इस वीडियो को देखने के बाद आपको असम के बारे में A to Z सारी जानकारी मिल जाएगी। आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हो सकता है मुझे 2 वीडियो बनाने पड़ जाएं, तो आप उसका भी बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, दूसरा वीडियो भी आपके लिए आ जाएगा। लेकिन आज हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि असम के कौन से वो मुद्दे हैं, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है। तो देखिए साहब, जो असम है वो भारत के नॉर्थ ईस्ट में आता है। यहाँ पर कुछ पहाड़ी क्षेत्र हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो पहाड़ी और प्लेन दोनों हैं, और यहाँ पर कई अलग अलग ट्राइब्स भी रहती हैं जो पहाड़ों पर जनरली देखी जाती हैं। तो यानी यहाँ ट्राइब्स का भी जाहिर सी बात है कोई ना कोई रोल रहता होगा। यहाँ पर कोई ना कोई रोल प्लेन में रहने वाले लोगों का भी होता होगा। और चूंकि ये नॉर्थ ईस्ट में आता है और काफ़ी हिस्से इसके ऐसे हैं जो बांग्लादेश के बॉर्डर से टच करते हैं, तो बांग्लादेशियों का जो इमिग्रेशन यहाँ हुआ उसका भी कोई ना कोई असर रहता होगा। कोई ना कोई असर यहाँ पर बंगाली स्पीकिंग पीपल का भी होता होगा। कोई ना कोई असर यहाँ पर कुछ कन्वर्टेड लोगों का भी होता होगा जो पहले एसटी थे, अब क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि आपको पता है नॉर्थ ईस्ट में बड़े स्तर पर कन्वर्जन चला है। तो कैसे धीरे धीरे एक एक मुद्दा सामने आता गया और उसके हिसाब से एक एक पार्टी बनती गई, कैसे कई सारी रीजनल पार्टी यहाँ बन गई, किस तरह से वो पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाती थी और किस तरह से फिर बीजेपी कांग्रेस ने पॉलिटिक्स को आगे चलाया और किस तरह से वर्तमान में पॉलिटिक्स चल रही है, एक एक करके देखते हैं। तो साहब, सबसे पहले तो ये जानिए कि आज के कई साल पहले आज़ादी के आसपास के टेन्योर की बात करूं तो 1947 से, मैं आज़ादी के बाद की बात कर रहा हूं, पहले की नहीं कर रहा, 47 से लेकर के 1972 तक जो मुख्यतः आपको आसाम देखने को मिलता था वो ऐसा नहीं था, ऐसा था। असम में अरुणाचल भी आता था। अरुणाचल को दूसरे रंग से इसलिए दिखाया है क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर के रूप में काम करता था। चाइना के बॉर्डर के साथ लगे होने के कारण इसको गवर्नमेंट अलग तरह से डील करती थी, लेकिन आता असम में ही था। तो असम में आप देख रहे हो, असम खुद भी आ रहा है, मेघालय भी आ रहा है, असम में ही नागालैंड आ रहा है, असम में ही अरुणाचल आ रहा है। ये सब असम में आते हैं, मिजोरम भी असम में आ रहा है। तो पहले असम ऐसा हुआ करता था। त्रिपुरा और मणिपुर असम में नहीं थे। विद द टाइम क्या होता है, यहाँ पर मांग उठती है अलग अलग ट्राइब्स की, और ज़्यादातर यहाँ पर नागा ट्राइब्स थी। नागा ट्राइब्स का कहना था कि साहब हम संख्या में अच्छे खासे हैं, हमें अलग राज्य बना दीजिए। जितने भी ट्राइबल इलाके होते हैं उनकी सबसे पहली मांग यही होती है कि हमें अलग राज्य बना दीजिए। तो इनको 1963 में अलग राज्य बना दिया गया। विद द टाइम डिमांड होने लगी अन्य ट्राइब्स की भी कि भाई हमें भी अपने ट्राइब्स के हिसाब से अलग राज्य चाहिए। मांग चलती रही। फिर विद द टाइम वक्त आता है 1972 का, जब 3 अलग अलग राज्य या यूटी बने। मेघालय बना कि साहब मेघालय लो, तुमको भी अलग कर दिया, तुमको भी चाहिए था, क्योंकि मेघालय में 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जैंतिया, और ये तीनों ट्राइब्स के भी नाम है, जनजातियों के नाम है। ये लगातार डिमांड कर रही थी कि हमें अलग अपना राज्य दे दो, तो इनको मेघालय दे दिया गया। इसी 1972 में जो अरुणाचल प्रदेश है इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, जिसको बाद में स्टेट बना दिया गया था 1987 में। और इसी 1972 में मिजोरम को भी यूटी बना दिया गया था, क्योंकि मिजो ट्राइब यहाँ रहती है। मिजो ट्राइब का कहना था कि हमें अलग राज्य बना दो, तो पहले इनको यूटी बनाया गया, और यूटी बनाने के बाद 1987 में इनको भी पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो पहले असम में कई सारी बड़ी बड़ी ट्राइब्स थी, फिर वो कैसे अपना स्टेट लेकर के अलग होती चली गई। तो अब आप ये जान रहे हैं कि असम में मुख्यतः ट्राइब का जो पहले बोलबाला था वो अब उतना नहीं है, अभी भी है पर उतना नहीं है। अब असम की जो पॉपुलेशन है लगभग 3 करोड़ 66 लाख है। इसमें
लगभग 12% लोग ऐसे हैं जो अलग अलग ट्राइब से आते हैं, 12%। और ये 12% भी 3-4 जोन्स में ही बटे हुए हैं। इतनी बात आप समझ चुके हैं। तो वर्तमान में जो असम का मैप तैयार हुआ है वो इस तरह से तैयार हुआ है। ये बात मैंने बता दी इन राज्यों की। इसी वक्त 1971 की बात चल रही है। आपको पता है बांग्लादेश अलग देश बन गया था, और जब बांग्लादेश अलग देश बना था तो बांग्लादेश से कई सारे लोग भारत में आकर के शरण लेने लगे थे। और बांग्लादेश से उस टाइम भारत में बताया जाता है करीब करीब 1 करोड़ शरणार्थी शरण लेने आए थे, 1 करोड़। उनमें से एक बड़ा सेक्शन ऐसा है जो असम चला गया था। करीब 20 से 25 लाख बांग्लादेशी असम भाग गए थे। और 20 से 25 लाख क्यों भाग पाए थे? क्योंकि ये पूरा असम का बॉर्डर बांग्लादेश से लगता था। त्रिपुरा भी चले गए थे। पहले मेघालय तो भाई 1972 में अलग हुआ है ना मेघालय, 1971 में पहले ही भाग गए थे वो, यहाँ से असम चले गए थे, यहाँ से असम चले गए थे। अब क्या हो रहा है, 1971 के बाद असम में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी आ चुके हैं। असम की पहली समस्या क्या थी? ट्राइब्स, जिन्होंने स्टेट लेकर के अपने आप को अलग कर लिया। अब दूसरी कौन सी समस्या आ गई कि साहब बांग्लादेशी आ गए। 1972 से लेकर के धीरे धीरे अगले 5-10 साल तक ये बांग्लादेशी असम के गली गली मोहल्ले मोहल्ले में घुस चुके थे। ये असम में रह करके अपना आइडेंटिटी कार्ड बनवाने लगे। कईयों ने वोटर आईडी कार्ड बनवा लिया। कई लोगों को कई नौकरियों में एडजस्ट कर दिया गया। फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में ये मज़दूरों के तौर पर काम करने लगे। विद द टाइम हुआ ये कि जो असम के लोकल लोग हैं ये उनकी नौकरियां खाने लगे और धीरे धीरे असम का युवा बेरोजगार होने लगा। असम का युवा जब बहुत ज़्यादा बेरोजगार हो गया और साल 1979 आ गया, तब इन सभी युवाओं ने मिल करके एक आंदोलन कर दिया कि कैसे भी इन बांग्लादेशियों को यहाँ से भगाओ, इन फॉरेनर्स को यहाँ से भगाओ। जो ये आंदोलन स्टार्ट हुआ इसी को आसाम मूवमेंट बोलते हैं। अब इस आंदोलन में कई जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने मिलकर के पार्टीज़ भी बना ली थी, जो बाद में जाके पॉलिटिकल पार्टी बनी और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स में भी योगदान देने लगी और गवर्नमेंट बनवाने लगी। 1979 में जो ये असम मूवमेंट हुआ और ये भड़कता जा रहा था, तब सरकार ने इनको दिलासा दिया कि आप टेंशन मत लो, हम कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि इन लोगों की सिटीजनशिप को छीन लिया जाएगा या ये छांट लिया जाएगा कि कौन भारत के सिटीजन हैं, यानी असम के रहने वाले हैं, और कौन बांग्लादेश से आए हैं। इस बात को लेकर के एक एग्रीमेंट हुआ 1985 में, और इस एग्रीमेंट को असम अकॉर्ड बोला गया। असम अकॉर्ड जो राजीव गांधी की सरकार ने किया और असम में इन अलग अलग ग्रुप्स ने किया। इसी में से कौन कौन से ग्रुप्स थे वो मैं आपको बताता हूं। एक ग्रुप निकल के आया ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, जिसे आसू कहा गया। एक ग्रुप निकल के आया ऑल असम गण संग्राम परिषद, AAGSP। ये 2 ग्रुप निकल के आए जिन्होंने सरकार के साथ मिलकर के असम अकॉर्ड किया था। असम अकॉर्ड में सरकार ने कहा कि देखो भाई, 1966 तक जो असम में रह रहा था उसे भारत की सिटीजनशिप दे दी जाएगी, यानी मान लिया जाएगा असम का रहने वाला है। 1966 से 1971 के बीच में जो आया है वो 10 साल तक यहाँ रहेगा, उसको वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद उसे सिटीजनशिप दे दी जाएगी। और जो 1971 के बाद असम में आए हैं उनको सबको जांचा परखा जाएगा, और जो भी बाहर से आए हैं उन सबको वापस डिटेंशन सेंटर में रख के बाहर कर दिया जाएगा। सब तैयार हो गए कि बहुत अच्छा है, ऐसा ही कर दो तो बहुत मतलब सबसे बेस्ट है ये तो। अब इसमें ये कहा गया कि NRC कराएंगे, ठीक है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। अब इस NRC में ये तय हो जाएगा कौन असम का है और कौन असम का नहीं है। जो असम का नहीं है उसे बाहर कर देंगे। लेकिन राजनीतिक कारणों की वजह से, अब आप जानते हैं कि NRC और CAA का नाम आजकल ले दो तो लोग आंदोलन करने निकलते हैं, तो उसी तरह से पहले भी हुआ कि कई राजनीतिक कारणों की वजह से NRC हो नहीं पाई, टलती गई। और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई NRC टल रही है, आप करवा क्यों नहीं रहे हैं NRC। सरकार ने कहा करवा लेंगे, हुई नहीं। फिर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई NRC करा दो, बहुत डिले हो गया है। और फिर सुप्रीम कोर्ट के कहने पर NRC की प्रक्रिया स्टार्ट हुई, जो 2019 में आप चरम सीमा पे देख रहे थे कि एक के बाद एक सभी लोगों को छांट करके डिटेंशन सेंटर में भेजा जा रहा था। 2019 के मौजूद आंकड़ों के अनुसार NRC में टोटल 3 करोड़ 30 लाख आवेदन आए थे,
कि भाई हम यहाँ के निवासी हैं, हम यहाँ के निवासी हैं। और इन सब में जब वेरिफिकेशन हुआ तो करीब 19 लाख लोग ऐसे पाए गए जो यहाँ के नहीं थे और उनको डिटेंशन सेंटर भेजा जाने लगा। तो ये एनआरसी दूसरा महत्वपूर्ण जो है मैटर है असम की पॉलिटिक्स में। देख रहे हैं, पहला ट्राइब्स, दूसरा कि भाई बांग्लादेशीज आ गए हैं, तीसरा इनके चक्कर में हुआ आसाम अकॉर्ड और उसके बाद एनआरसी। ठीक है, ये सब आप लगातार पॉलिटिकल मुद्दे बनते देख रहे हैं जो एक के बाद एक नई नई पार्टीज को भी जन्म दे रहे हैं। अब जब ये बन गया, आसाम अकॉर्ड हो गया और एनआरसी भी हो गई, वो तो 2019 की बात है। अब 2019 से फिर वापस वहीं चलो 1980 के आसपास, फिर 1980 से लेकर के 1999 तक या कहें कि 2003 तक मान लो, एक नया मुद्दा और स्टार्ट हो गया और ये नया मुद्दा था इंसर्जेंसी का। इंसर्जेंसी का मतलब होता है कि अब असम में कुछ लोग ऐसे भी आने लगे जो हथियार उठा करके अपनी मांगें मनवाना चाहते थे, जो ये चाहते थे कि हमको हमारा क्षेत्र दो, हमको और ज़्यादा अधिकार दो, हमको एक नया स्टेट दे दो। अब हथियार के दम पर आप कुछ करेंगे और अलग अलग राइट्स अपने लिए मांगेंगे तो ये तो हमारे यहाँ नहीं चल सकता। नक्सलियों ने भी यही करने का प्रयास किया। तो इसी में एक ग्रुप बना इंसर्जेंसी करने वाला, इसको बोला गया उल्फा। मैं पहले ही बता चुका हूँ, उल्फा की फुल फॉर्म है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। 1979 में ये भी बना था। अब ध्यान से सुनना, मजे की बात। बाद में एक और ग्रुप बनता है नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड। बोडोलैंड एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। बोडोलैंड भी असम में आने वाला एक क्षेत्र है जिसमें ये लोग डिमांड करते हैं कि हमें एक राज्य बना दो। पहले ही डिमांड करते आए थे, ये है बोडोलैंड। यहाँ बोडो ट्राइब्स रहती हैं ज़्यादातर। तो ये लोग आ गए एक। फिर तीसरे आए यूनाइटेड पीपल्स लिबरेशन आर्मी, यूपीएलए, के साथ हम भी हथियार उठा करके इंसर्जेंसी करेंगे। ये बाकी दो ग्रुप ज़्यादा बड़ा कुछ कर नहीं पाए, लेकिन उल्फा बहुत बड़ा ग्रुप बन गया था, उल्फा। अब उल्फा में आगे जाकर के दो फाड़ हो गई, एक उल्फा पीटीएफ और एक उल्फा आई। उल्फा पीटीएफ ये कहता है कि भाई बातचीत से मसले को हल करना चाहिए, और जो उल्फा आई है वो कहता है कि कोई बातचीत नहीं होगी, हथियारों से बातचीत होगी। और ये सभी लोग आर्मी कैंप बना करके, अपने ड्रेस बना करके, हथियार लेकर के अपनी इंसर्जेंसी को आगे बढ़ा रहे थे। इन्हीं उल्फा वालों ने आगे जाकर के अपने आप को इतना एक्सपेंड कर दिया था कि असम के बाहर भी अन्य राज्यों में भी फैल गए थे और यहाँ तक कि म्यांमार में भी आ गए थे और म्यांमार में कैंप बना के अब रहने लगे थे और यहाँ से अपने ऑपरेशंस चला रहे थे। इसी उल्फा जो बातचीत करने में नहीं मानता, उसका एक कैंप जो लास्ट ईयर उल्फा आई, इसका एक कैंप म्यांमार में था जिसमें लास्ट ईयर भारत ने ड्रोन स्ट्राइक करके यहाँ पर कुछ लोगों को उड़ा दिया था। ऐसा इनका कहना है, हम नहीं कह रहे हैं, इनका कहना है। और इनमें कई लोग ऐसे थे, कोई फंडिंग की जुगाड़ करता था, कोई हथियारों की जुगाड़ करता था, कोई लड़के भर्ती करता था। उनमें से कईयों को निपटा दिया गया था और लगातार इनके खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है। तो आपने ये नई मुसीबत सुन ली। 1979 में फिर से आइए लौट के, आसाम मूवमेंट स्टार्ट होता है जो आसाम अकॉर्ड करवा रहा है और फिर एनआरसी हो रही है। 1979 में ही ये उल्फा इंसर्जेंसी स्टार्ट हो गई है। अब थोड़ा आगे बढ़िए, आप आइए इसी 1990 के आसपास आ जाइए, एक और मांग उठने लग जाती है और अब कहा जाने लग जाता है कि भाई हमें तो बोडोलैंड चाहिए। अब बोडोलैंड की मांग उठ रही है क्योंकि इनको लगा कि भाई पहले भी मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल बन चुके हैं तो एक बोडोलैंड भी बन सकता है। तो बोडोलैंड की मांग उठने लगी, वो ये वाला क्षेत्र है। ठीक है, अब इस पर ध्यान दीजिए। मैं इससे पहले आगे बढ़ूं, मैं आपको एक चीज बता दूं। असम में 6th शेड्यूल लागू होता है। 6th शेड्यूल का मतलब होता है भारत के कई राज्यों में ये छठी अनुसूची में रखा गया कई राज्यों को। इसके अनुसार उन राज्यों में कुछ ऑटोनोमस काउंसिल्स बनाई जाती हैं, कुछ ऐसी परिषद बनाई जाती हैं जो वहाँ की लोकल ट्राइब्स, जनजातियों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार को सुझाव देती हैं कि भाई सरकार को भाई ये फैसला ऐसे नहीं ऐसे लेना चाहिए, ये ज़मीन देखो किसी आदिवासी की है, चली ना जाए, इसके लिए सरकार को ऐसा करना चाहिए। तो कई जगहों पर ये जो ऑटोनोमस काउंसिल होती हैं इनको कुछ शक्तियाँ भी दी जाती हैं, जैसे
टैक्स से संबंधित, है ना, कल्चर से संबंधित, लैंड राइट्स, ज़मीन से संबंधित, इस तरह की इनको शक्तियां देकर के इतना मजबूत कर दिया जाता है कि छोटे मोटे फैसले ये खुद लेकर के अपने लोगों की रक्षा करें और अपना हमारा एडमिनिस्ट्रेशन भी चलता रहे। तो उस हिसाब से जो असम है, आपका मेघालय है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, AMTM, इन 4 राज्यों को इसमें रखा गया है और ये शक्तियां इनको दी गई हैं। ऐसे ही यहां पर आर्टिकल 371B भी लागू होता है। आर्टिकल 371 यहां पर कुछ कमिटीज बनवाता है ट्राइबल एरियाज के लिए, यानी ये ट्राइबल एरिया है, यहां जनजातियां रहती हैं, इनके हितों को ध्यान में रखते हुए कुछ विशेष समितियां बनाई गई हैं। कुछ 6 शेड्यूल जैसा ही है, लेकिन यहां कमिटीज बन रही हैं, काउंसिल नहीं। तो ये भी 371B करवाता है। ऐसे 371 वाले कई सारे आर्टिकल हैं, 371H, G, A, इस तरह के, जो अलग अलग राज्यों में लगे हुए हैं। जैसे आर्टिकल 370 था जम्मू कश्मीर में, ऐसे यहाँ भी लगे हुए हैं। तो साहब हुआ ये कि ये काउंसिल वगैरह बनी हुई है, ये अधिकार दे रही हैं ट्राइब्स को, लेकिन बोडोलैंड कहता है, या बोडो में रहने वाले जो बोडो ट्राइब्स है वो कहते हैं हमें तो अलग से आप राज्य बना के दीजिए। सरकार ने विचार किया, यार ऐसे तो टूटते ही चला जाएगा, राज्य पर राज्य बनते चले जाएंगे, क्या किया जाए। फिर सरकार ने विचार करते हुए बोडो वालों को बुलाया, आसाम की सरकार को बुलाया, केंद्र सरकार बैठी और तीनों से बात हुई। यहाँ के कुछ ग्रुप्स, आसाम की सरकार और भारत सरकार, तीनों ने बैठ करके बातचीत करी और 1993 में, मैं से हटा दूँ, देखिए 1993 में फर्स्ट बोडो अकॉर्ड होता है, एक तरह से जिसे बोडो एग्रीमेंट भी कह सकते हैं, पहला बोडो अकॉर्ड है ये, ठीक है। इसमें जो ग्रुप्स यहां से बैठे बातचीत करने के लिए बोडो क्षेत्र से, उनमें एक था ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन, ABSU, एक था बोडो लिबरेशन टाइगर्स, BLT। साहब बातचीत हुई और 1993 में निकल के ये आया कि देखो बोडोलैंड के लिए भी अब बोडोलैंड ऑटोनोमस काउंसिल बनाई जाएगी। जैसे 6 शेड्यूल में काउंसिल बना रहे थे, अब इनसे कहा तुम्हारे लिए भी ऐसी अलग से एक और काउंसिल बनाएंगे, टेंशन मत लो। और यहां पर यह कहा गया कि भाई तुम्हें हम कुछ पावर भी देंगे। दिक्कत ये हुई कि ये काउंसिल तो इनकी बन गई, इन्हें पावर भी मिल गई, लेकिन इनका एरिया फिक्स नहीं हो पाया। ये नहीं तय हो पा रहा था कि बोडोलैंड में कौन कौन से जिले आएंगे, कितने आएंगे, ज्योग्राफी की बाउंड्री इनकी तय नहीं हो पाई थी, पहला खामियाजा। दूसरा, पावर बड़ी कम दी गई थी, लग ही नहीं रहा था कुछ पावर मिली है। तीसरा, इनको 6 शेड्यूल में भी नहीं रखा गया था। काउंसिल तो बना दी, 6 शेड्यूल जैसी ही बना दी, लेकिन 6 शेड्यूल में नहीं रखा। तो ये थोड़ा कमजोर महसूस कर रहे थे। थोड़े समय बाद जब इन्हें रियलाइज हुआ यार कुछ मजा नहीं आया, इन्होंने फिर एक आंदोलन स्टार्ट कर दिया। फलस्वरूप सरकार ने फिर से सेकंड बोडो अकॉर्ड किया 2003 में, सेकंड बोडो अकॉर्ड। इस बार भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ आसाम और बोडो लिबरेशन टाइगर जो पहले भी बैठे थे, इस बार भी बैठे। और इस बार ये कहा गया कि क्रिएशन ऑफ बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, इस बार बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल बनेगी। पहले बन रही थी बोडोलैंड ऑटोनोमस काउंसिल, अब टेरिटोरियल काउंसिल बनेगी। पहले से ज्यादा शक्तियां दी गई, साथ ही 6 शेड्यूल में रखा गया और 4 जिले तय कर दिए कि ये बोडोलैंड में आएंगे। 4 जिले आएंगे भाई साहब। कौन कौन से आएंगे? 4 जिले जो आ रहे थे इनके नाम आप देख लीजिए। एक है कोकराझार, एक है आपका चिरांग, एक है आपका बक्सा और एक है आपका उदलगुरी। इस बार इनकी ज्योग्राफिकल बाउंड्री भी तय कर दी गई जो पिछली बार नहीं करी थी। समझ गए? ठीक है साहब। धीरे धीरे इनको और राइट्स दिए, इनको एजुकेशन के राइट दिए, फॉरेस्ट की पावर दी गई, एग्रीकल्चर की कुछ पावर दी गई, कुछ लोकल गवर्नमेंट्स की भी पावर दी गई। हुआ ये कि अब ये थोड़ी सी ताकतवर बन गए, अब ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आने लगे कि अब तो पॉलिटिक्स में भी जाएंगे। साथ ही उन्होंने कुछ पार्टीज बनाना स्टार्ट कर दी। ये पार्टी यहां से बन रही है इसलिए मुझे पूरा बोडोलैंड समझाना पड़ा है। इन्होंने पार्टी बनाई BPF, बोडोलैंड्स पीपल्स फ्रंट। ठीक है,
कौन सी पार्टी बना ली इन्होंने अब? बोडोलैंड पीपल फ्रंट। बोडोलैंड पीपल फ्रंट, दिमाग में बैठाइए, बोडोलैंड पीपल फ्रंट। अब सुनिए मजे की बात, अभी आपको पता है कि बीजेपी का एक ग्रुप और कांग्रेस का एक ग्रुप असम में चुनाव लड़ रहा है। बीजेपी के ग्रुप को वैसे तो एनडीए बोला जाता है, पर यहां लोकली बोला जा रहा है नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस, एनईडीए। इसमें बीजेपी एक पार्टी है, एक रभा हसोंग जूथा मंच है जो बीजेपी के ही चुनाव चिन्ह पर लड़ेगा, एक है असोम गण परिषद एजीपी, और एक है बीपीएफ बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट। यानी कि बोडोलैंड की जो मुख्य पॉलिटिकल पार्टी है वो किसके ग्रुप में है? भाजपा के ग्रुप में है। बीजेपी कितनी सीटों पर लड़ रही है? टोटल 126 सीटें हैं असम में, बीजेपी लड़ रही है 89 सीट्स पर, और ये बीपीएफ लड़ रही है 11 सीट्स पर, और जो एजीपी बताई थी मैंने असोम गण परिषद 26 सीटों पर लड़ रही है। तो बोडोलैंड पर प्रभाव रखने वाली मुख्य पॉलिटिकल पार्टी किसके पाले में गई? बीजेपी के। तो बोडोलैंड संभावना है किसके पाले में जाएगा? बीजेपी वाले ग्रुप में। कैसे कह सकता हूं कि जब 2021 के रिजल्ट आए थे तो एनडीए ने टोटल 75 सीट्स जीती थी 126 में से, जिसमें से बीजेपी ने 60 सीटें जीती थी बीजेपी ने। और उस समय भी ये जो अलायंस है उस समय इनके साथ नहीं था, बोडोलैंड्स पीपल्स फ्रंट उस समय बीजेपी वाले ग्रुप में नहीं था, तब भी 75 जीत गई थी। तो सोचिए इस बार क्या होगा। ठीक है, पिछली बार ये कांग्रेस वाले पाले में थे। तो आप समझ गए ये बीपीएफ कैसे बनी, इसलिए मुझे पूरा चिट्ठा आपको बताना पड़ा, एक एक चीज़ की देखो सारा कुछ डिटेल लेकर के आया हूँ। बहुत मुझे 1 हफ्ता लग गया पूरे असम पर रिसर्च करने में। तो मैंने कहा भाई आप लोगों के सामने पेश करूँगा तो अच्छे से पेश करूँगा। कई बार ये हो सकता है कि सीट्स में एक आध सीट्स ऊपर नीचे मैं बता जाऊँ, तो उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। होता यह है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज खुद बदलते रहते हैं। अब मैंने परसों बनाया था आंकड़ा, तो परसों मुझे पता चला कि जो असोम गण परिषद है इस बार 25 सीटों पे लड़ रही है। परसों मुझे डेटा यही मिला इंटरनेट पे, आज मैंने इसे क्रॉस वेरीफाई किया तो पता चला 26 पे लड़ रही है। तो ये ऊपर नीचे करते रहते हैं, बट आप 25-26 में अंतर मत ढूंढिए, आप ये देखिए मोटा मोटा हिस्सा किसके पास जा रहा है। ठीक है, तो अब आप ये समझ गए कि कौन कौन से मुद्दे हैं जो यहां पर अहमियत रख रहे हैं। अब हुआ ये साहब, विद द टाइम, इसको हटाऊं, इनको लगा यार कि जब अपने आप को शक्तियां मिलती चली जा रही हैं तो अब पॉलिटिकल पार्टी भी अपनी है, थोड़ा दम लगाते हैं और एक बोडोलैंड नाम को स्टेट बनवा ही लेते हैं। अब बोडोलैंड वालों की लालच और बढ़ गई, उनको अब स्टेट चाहिए। सरकार ने कहा यार ये तो बढ़ते जा रहा है मामला, चलो आओ बैठो बातचीत करते हैं। अमित शाह ने बुलवाई मीटिंग, और मीटिंग बुलवा के फिर से 2020 में इनके साथ तीसरा एकॉर्ड हुआ, थर्ड बोडो एकॉर्ड। इस थर्ड बोडो एकॉर्ड में कौन कौन बैठा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, असम की गवर्नमेंट और ABSU ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन बैठी। पहले एकॉर्ड में कौन बैठ रहा है? ABSU और BLT दोनों बैठ रहे हैं। दूसरे एकॉर्ड में केवल BLT बैठ रही है, तीसरे एकॉर्ड में केवल ABSU बैठ रही है। ठीक है, इस बार जो हमने या इन लोगों ने बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल बनाई थी, अब उसको अपग्रेड करके बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन बना दिया। ठीक है, पहले क्या बना था? बोडोलैंड ऑटोनॉमस काउंसिल, फिर बनी बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, अब बनी बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन। और ज्यादा अपग्रेडेड करके इनको पावर दे दी और कहा कि और फंड देंगे और पावर ले लो, चलो हटाओ। 1500 करोड़ रुपए दिया करेंगे डेवलपमेंटल पैकेज के लिए, हटाओ। रिहेबिलिटेशन करेंगे आपके मिलिटेंट्स का, जिन्होंने हथियार उठा लिए थे, उनको व्यवस्थाएं देके उनको एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित जगह पर रखेंगे, कोई टेंशन मत लो। और बोडो लैंग्वेज और कल्चर के प्रोटेक्शन के लिए और कदम उठाएंगे, सरकार ने वादा कर दिया। इन्होंने कहा ठीक है, नहीं चाहिए स्टेट, सरकार ने एक और बंटवारे से रोक लिया। अंततः क्या देख रहे हैं आप कि जो BPF है, बोडोलैंड्स पीपल्स फ्रंट, और एक पार्टी और बनी यहां पे UPPL, ये बन पहले गई थी लेकिन यहां पर एक पार्टी का और प्रभाव होने लगा, UPPL, जो पहले तो बीजेपी के साथ लड़ी थी, इस बार निर्दलीय, मतलब ना बीजेपी की तरफ है ना कांग्रेस की तरफ है, अलग से लड़ रही है, और इस बार 17 सीटों पे ये लड़ रही है UPPL। ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्टी है, याद रखिएगा।
तो साहब यूपीपीएल, एक मिनट रुकना, कोई आंकड़ा रह तो नहीं रहा, नहीं, बोडोलैंड में प्रभाव रखने वाली एक इंपॉर्टेंट पार्टी है। अब ये दोनों किंग मेकर बन चुके हैं अब तक। कौन सी? बोडोलैंड पीपल फ्रंट और यूपीपीएल, दोनों किंग मेकर बन चुके हैं। अब दोनों किंग मेकर में से एक किंग मेकर तो बीजेपी के साथ लड़ रहा है और एक किंग मेकर अकेला लड़ रहा है, किसी के साथ नहीं लड़ेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, या तो लोग बीपीएफ को वोट दे के आएंगे बोडोलैंड वाले, तो बीजेपी के पाले में वोट गया, या यूपीपीएल को दे के आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, अकेली लड़ रही है, बीजेपी बाद में मिला लेगी अपने साथ, आ जाओ, पॉलिटिक्स। तो बोडोलैंड का क्षेत्र तो बीजेपी के हिस्से गया, ये आप मान के चलिए, ठीक है। इतना आप अब तक समझ चुके हैं। अब मुझे एक दो चीज़ों पे और ध्यान देने दीजिए ताकि मैं आपको आगे बता सकूं। देखो, कुछ पार्टीज़ के नाम आपके सामने बार बार आ रहे हैं, बीपीएफ, यूपीपीएल, असोम गण परिषद, एजीपी, ये आ रहे हैं ना, बस ये 3-4 पार्टी हैं और कुछ नहीं है। जब पूरी बात समझते हैं हम तब याद हो पाता है कि आखिर चल क्या रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा एक और टॉपिक हम छेड़ लेते हैं, वो है मुसलमान। जी, मुसलमान। अब इनका क्या है, इनको भी देख लेते हैं। फिर उसके बाद देखो, ये मैंने एआई से बनवाया है, तो बोडोलैंड कुछ इसने इस तरह बनाया है। ब्रह्मपुत्र वैली वाला, जहाँ पर मुख्यतः ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियाँ चलती हैं, तो आसपास जंगल हैं, कई सारे टाइगर रिजर्व हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, नेशनल पार्क हैं। ये हिल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये नीचे की तरफ आप देख रहे हैं, ये बराक वैली कहलाती है। एक नदी है बराक नदी, ये बराक वैली कहलाती है। तो असम को जनरली 4 हिस्सों में तोड़ के देखा जाता है, एक बोडोलैंड वाला, एक ब्रह्मपुत्र वैली वाला, एक आपका ये हिल डिस्ट्रिक्ट वाला, एक बराक वैली वाला। समझ पा रहे हैं आप? ये 4 हिस्सों में असम को तोड़ के देखा जाता है। अब साहब इसमें, अब देखो, इसमें मेरे से इस बात पे मत लड़ना कि साहब बोडोलैंड तो और भी बड़ा है, इतना नीचे नहीं है, ऊपर है। मैंने कहा एक मोटा मोटा आइडिया रखो, एआई ने बनाया, इतना स्पेसिफिक नहीं बनाता है वो। तो अब देखें, यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र वैली है, ये वाला जो क्षेत्र है हरा वाला, यहाँ पर अहोम एक शासन हुआ करता था असम में, पहले अहोम किंगडम। उनका प्रभाव या उनके पूर्वज, या जो उनके पूर्वज के जो लीनियज है, वो आज भी यहाँ रहते हैं। यहाँ पर चाय की बागानों में काम करने वाले लोग बहुत रहते हैं, उनका प्रभाव है इस क्षेत्र में। और यहाँ पर एक ताई कम्युनिटी रहती है, ताई, उनका भी प्रभाव है। तो ये ब्रह्मपुत्र वैली में ज़्यादातर जो वोट्स जाते हैं आजकल, वो बीजेपी को बहुत जा रहे हैं आजकल, कांग्रेस को भी जाते हैं दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पर जाते हैं AIUDF। एक पार्टी का नाम और याद करिए, AIUDF, ये बदरुद्दीन अजमल की पार्टी है, मुसलमानों में बड़ा लोकप्रिय है। 2024 के लोकसभा चुनाव में खुद हार गया था, बहुत बुरी तरह से हारा था, लेकिन इससे पहले कभी उसे हरा नहीं पाया है कोई, ठीक है। अब आपके जहन में एक पार्टी का नाम और आ चुका है, AIUDF। चलो मैं आपको लिख देता हूँ, कोई दिक्कत ना आए। एक पार्टी आपको बार बार सुना रहा हूँ, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट। एक पार्टी आपको सुनाई, UPPL। ये दोनों पार्टीज़ कहाँ की हैं? बोडोलैंड में प्रभाव रखती हैं। एक पार्टी मैंने आपको बताई थी, AGP, आसाम गण परिषद। ये जनरली स्टूडेंट्स वगैरह, आसाम मूवमेंट वगैरह को बल देने वाले लोगों के साथ खड़ी रहती है, ठीक है। और अभी एक पार्टी क्या बताई, AIUDF। ये किसके बीच पॉपुलर है? मुस्लिम्स के बीच पॉपुलर है, बदरुद्दीन अजमल, बहुत पॉपुलर है, ठीक है। ये किसके वोट काटेगी? कांग्रेस के, या कहीं के कांग्रेस इनके काटेगी, दोनों में से कोई काट सकता है। उसके बाद हिल डिस्ट्रिक्ट्स, अगर इनकी बात करी जाए तो यहाँ पर लोकल इश्यूज, ट्राइबल इश्यूज बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं। यहाँ पर दीमा, हसाओ, कार्बी अंगलोंग नाम के क्षेत्र भी इसी में शामिल हैं, ठीक है। और यहाँ पर कुछ ट्राइब्स भी इसी नाम से हैं, दीमा, हसाओ, ऐसे करके। और जो बराक वैली है, ये वाली आप देख रहे हैं, यहाँ पर कौन ज़्यादा रहते हैं? हिंदू बंगाली स्पीकिंग, यानी कि ऐसे बंगाली भाषा बोलने वाले जो हिंदू हैं और तगड़े बीजेपी के समर्थक हैं। और आप जान के हैरान होंगे, बराक वैली में रहने वाले लोग CAA को बहुत सपोर्ट करते हैं, ये पक्ष में है CAA के, कि CAA आना चाहिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो आया था, ये समर्थन करते थे। जबकि असम में ही कई क्षेत्रों में लोगों ने इसका विरोध भी किया है। तो जो CAA का सपोर्ट कर रहा है वो बीजेपी का तो करेगा ही करेगा। तो ये क्षेत्र भी बीजेपी के ही पाले में है, ठीक है। यहाँ तो बीजेपी का तगड़ा मामला है। बीजेपी ने पिछली बार
49% वोट हासिल किए थे यहाँ से। मतलब इस पूरे के 100 वोट है मान लो इस क्षेत्र में, तो 100 में से 49 बीजेपी के पाले में जा रहे हैं, 27% कांग्रेस के पाले में जा रहे हैं, और AIUDF बजुद्दीन अजमल 21%। ठीक है, तो यहाँ बीजेपी, फिर कांग्रेस, फिर AIUDF तीनों में बटे हुए हैं वोट, लेकिन कांग्रेस और AIUDF में ज़्यादा अंतर नहीं है, केवल 6% का है। यानी कि कांग्रेस को और AIUDF को कौन वोट दे रहा है यहाँ पे? यहाँ के मुसलमान। ठीक है, तो ये आप जान रहे हैं। अब सुनिए बात को, यहां पर कौन से मुसलमान रह रहे हैं? बंगाली स्पीकिंग मुसलमान, बंगाली मुस्लिम, जो किसको वोट दे रहे हैं? कांग्रेस को या AIUDF को। ठीक है, यहां पर कौन से मुसलमान रह रहे हैं? ब्रह्मपुत्र वैली में यहां पर रह रहे हैं थोलू मुस्लिम्स। ठीक है, जो अहोम शासन से चले आ रहे हैं। उसके अलावा कुछ मुस्लिम्स हर जगह फैले हुए हैं जो बांग्लादेश से आए हैं, और बांग्लादेश से आने वाले मुसलमानों को क्या कहा जा रहा है? इमिग्रेंट मुस्लिम या मियां मुस्लिम, मियां मुस्लिम्स या इमिग्रेंट मुस्लिम जो कहीं और से आकर के बस गए हैं। तो बार बार हेमंता बिस्वा शर्मा कहते हैं ना, मैं मियां मुसलमानों के खिलाफ हूं, मियां मुसलमानों के खिलाफ हूं, तो बाकी देशवासियों को लगता है तो मुसलमानों के खिलाफ है। मियां मुसलमानों के खिलाफ हूं, और मियां मुसलमान कौन? जो बांग्लादेश से आए हैं। तो इनके खिलाफ तो पूरा आसाम था, तभी तो आसाम मूवमेंट हुआ, तभी तो आसाम अकॉर्ड आए, तभी तो NRC करना पड़ा। अब आप समझ रहे हैं आसाम की पॉलिटिक्स को? ऐसे होती है पॉलिटिक्स। तो मैं आपको ये बता चुका मुसलमानों का फैक्टर। ठीक है, दोबारा से रिवाइंड। सबसे पहले फैक्टर 1971 से पहले फैक्टर, अलग अलग ट्राइब्स, सबको स्टेट चाहिए। 1971 में क्या फैक्टर बना कि साहब ये बांग्लादेश से आने वाले लोग, जो धीरे धीरे और ज्यादा उनके खिलाफ गुस्सा बढ़ता गया, और 1979 में असम मूवमेंट स्टार्ट हो गया। 1979 में ही इंसर्जेंसी स्टार्ट होती है, उल्फा बन के आया, तो वो अलग मुद्दा था। उसके बाद जो आसाम मूवमेंट हुआ, उसी कारण 1985 में क्या हो रहा है? आसाम अकॉर्ड। इसी बीच बोडोलैंड चाहिए साहब। ठीक है, बोडोलैंड की बात चल रही है अलग से। उसके बाद धीरे धीरे क्या देख रहे हैं? मुसलमानों का प्रभाव, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह के मुसलमान, कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है, कोई किसी को कर रहा है, और धीरे धीरे पार्टीज बनती चली जा रही हैं। इतना समझ गए आप? पार्टीज के नामों से वाकिफ हो चुके हैं। अब आगे बढ़िए। देखो ये जो क्षेत्र है, उदालगुरी, बक्सा, चिरांग, कोकराझार, ये चारों जो क्षेत्र हैं ये बोडोलैंड में आते हैं। बोडोलैंड कोई अलग से स्टेट नहीं है, ये आपको समझाने के लिए बार बार लिख रहा हूँ। ये जो नीले रंग में है ना, सोनितपुर, ये धेमाजी और ये गोलपारा, ये भी ऐसे जिले हैं जहाँ बोडो ट्राइब्स 5% के आसपास रहते हैं। बोडो पीपल यहाँ 5% के आसपास रहते हैं। उतने नहीं रहते कि बोडोलैंड में जितने हैं, बट हाँ थोड़ा बहुत रहते हैं। समझ गए? आगे बढ़िए। तो असम में आप इतना जान चुके हैं। अब एक अगला फैक्टर आता है असम में, जो यहाँ की पॉलिटिक्स को दिशा देता है, वो है डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन क्या है साहब? अब ये देख लीजिए, हम अपना पन्ना पलट लेते हैं क्योंकि हम खुद भूल जाते हैं हमने कहाँ पे क्या लिखा था। ये रहा। डिलिमिटेशन हुआ है 2023 में। डिलिमिटेशन का मतलब है कि यार जनसंख्या बढ़ गई है। कायदे से डिलिमिटेशन ये कहता है कि समय के साथ जनसंख्या बढ़ती जाती है, तो सीट्स भी बढ़ाते जाओ जनसंख्या के अनुपात के अनुसार, रेशियो के अनुसार। अब चूंकि एक पॉज का बटन दबा रखा है 2002 से ही कि सीट्स नहीं बढ़ेंगी, बढ़ तो 1976 से ही नहीं रही हैं, तो सीट्स तो नहीं बढ़ रही हैं, लेकिन एडजस्ट किया जा रहा है उस हिसाब से कि भाई जनसंख्या के अनुपात में एडजस्ट कर दो। अब जैसे मान लो दिल्ली है, दिल्ली एरिया में बहुत छोटा है, लेकिन वहां लोकसभा की 7 सीटें हैं। हो सकता है राजस्थान का कोई एक जिला दिल्ली से बहुत बड़ा हो और लोकसभा की एक ही सीट आती हो। क्यों? क्योंकि वहां पे लोग उतने नहीं हैं, और दिल्ली में करोड़ों लोग हैं, तो लोगों के हिसाब से सीट तय की जाती है। तो इसी सिलसिले में असम में 1976 में यह तय किया गया कि टोटल सीट्स असम में असेंबली की 126 होंगी, जो तब से लेके अब तक 126 ही हैं, बड़ी नहीं है। लेकिन इनका एरिया, जिला आगे पीछे होता रहता है। इसी सिलसिले में 2023 में डिलिमिटेशन हुआ, और एक बड़ा फैक्टर सामने आया कि कुछ जिलों में नई असेंबलीज बना दी गई, कहीं पर किसी जिले की असेंबली को समाप्त कर दिया गया। तो टोटल जो मुस्लिम मेजोरिटी के जिले थे या असेंबलीज थी या सीट्स थी, वो 35 से घट के 22 से 24 पे आ गई हैं। यानी पहले 35 सीट्स ऐसी थी जहां मुस्लिम की मेजोरिटी थी,
आप वहाँ कुछ कर नहीं सकते थे। अब कुछ ऐसे एडजस्टमेंट किया है कि मुस्लिम मेजोरिटी वाले केवल 22 से 24 ही रह गए हैं। इस बात को लेकर के बड़ा विवाद हुआ था साहब। एससी शेड्यूल कास्ट के जो सीट्स थी, रिजर्व सीट्स, वो 8 से बढ़ा के 9 कर दी गई हैं। एसटी जो ट्राइब्स की थी रिजर्व सीट्स 16 से बढ़ा के 19 कर दी गई हैं। और अनरिजर्व्ड जनरल कैटेगरी वाली कह सकते हैं, वो 102 से घटा के 98 कर दी गई हैं। रिजर्व बढ़ेंगी तो अनरिजर्व तो कम होंगी। साथ ही वेस्ट काराबी में एक सीट और बढ़ गई है, वेस्ट काराबी, और बराक वैली में 2 लोकसभा सीट्स बढ़ गई हैं। ठीक है, तो कहीं की कम करी होंगी तो यहाँ बढ़ी हैं, ऐसे है, ऐसा नहीं है कि अलग से बढ़ गई हैं। और वेस्ट काराबी में भी लोकसभा की 1 सीट बढ़ी है और बराक वैली में लोकसभा की 2 सीट बढ़ी हैं। तो कहीं ना कहीं 1 कम हुई है, कहीं ना कहीं 2 कम हुई हैं, ऐसा है। तो डिलिमिटेशन की वजह से क्या होगा, जो मुसलमानों का प्रभाव रहता था सीटों पे, वो इस बार आपको चुनावों में कम देखने को मिलेगा। 20-25 सीटों में कम देखने को मिलेगा, क्योंकि पूरे देश में सबसे ज़्यादा मुसलमान कहाँ रहते हैं, असम में। कितने, पूरे पॉपुलेशन के 34%, 34% मुसलमान हैं। इसलिए हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं कि मैं जनसंख्या नियंत्रण कानून भी ले आऊँ या खुद बार बार जीत के भी आ जाऊँ, तब भी मैं यहाँ पर मुसलमानों की संख्या को बढ़ते हुए नहीं रोक सकता। और उन्हें दिक्कत किससे है, मियाँ मुसलमानों से, जो कहाँ से आए हैं, बांग्लादेश से। तो साहब ये पूरी कहानी अभी तक है, उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। ठीक है, बीजेपी को लीड कौन कर रहे हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा। कांग्रेस को कौन कर रहे हैं, गौरव गोगोई, जो इस समय राहुल गांधी के राइट हैंड हैं। और गौरव गोगोई किसके बेटे हैं, तरुण गोगोई के, जो बीजेपी की सरकार आने से पहले 2016 तक यहाँ पर सीएम रहे हैं और अच्छी खासी पकड़ रहती थी। पर गौरव गोगोई में वो बात नहीं है। गौरव गोगोई एक तरह से असम के राहुल गांधी हैं। ठीक है, इसलिए बीजेपी ने पिछले 10 सालों में पॉलिटिक्स का धुरी बदल दी है। वहाँ पर डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स, मियाँ मुसलमानों की पॉलिटिक्स, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, ये ज़्यादा इस समय प्रभावी है। तो इतना आप समझ चुके हैं। पार्टीज़ के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। और अब मुझे आपको ये बताना है कि किस ज़िले में किस पार्टी का कैसा प्रभाव है और किसके जीतने के कितने चांसेस हैं। हर ज़िले का अध्ययन करके आपको अब बताना है। ठीक है, जो हम बताएंगे वो आपको अगली वीडियो में। अभी इतनी देखो, ये बड़ा सिंपलेस्ट तरीके से मैंने असम की हिस्ट्री और पॉलिटिकल सिनारियो बता दिया। अब एक एक ज़िले का हिसाब अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वरना वीडियो बोरिंग हो जाएगा और आप छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। हमारी मेहनत बेकार चली जाएगी, क्योंकि पेज भरने में लगे हुए हैं पिछले 7-8 दिन से। एक एक चीज़ छान छान के लेकर के आएँ, क्रॉस वेरीफाई करके लेके आएँ। हो सकता है मेरे से किसी आंकड़े में कहीं गलती हो गई हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसे स्टार मार्क कर दूंगा या बोल दूंगा कि हाँ ये सही कह रहा है, मैं गलत था, तो सबको सही इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।